अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 5 है। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के बचे हुए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस का टाइम टेबल भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों को अपनी क्लासेस का टाइम टेबल नहीं मालूम है तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अपनी क्लासेस का टाइम टेबल पता चल जाएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 में मैंने आपको इस चैप्टर के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज के इस वीडियो में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 में आपको 3 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी बोर्ड एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे अथवा करके लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा, आंसर आपका एक ही होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों तरीकों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर इसका उत्तर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इटली का एकीकरण, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। ये हेडिंग यहाँ पे क्या है? इटली का एकीकरण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि इटली का राष्ट्रीय एकीकरण आधुनिक यूरोप के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, जिनमें से केवल एक इतालवी राजघराने के अधीन था। इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन देशभक्तों में गैरीबाल्डी, मेजनी और काबूर का महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजनी ने इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने
1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है, ये देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। किसने बनाया? मेजनी ने बनाया, ध्यान रखिएगा। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि यंग इटली संगठन किसने बनाया था? तो किसने बनाया? मेजनी ने बनाया, ध्यान रखिएगा। ये आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों से बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। किसने बनाया? मेजनी ने बनाया, ध्यान रखिएगा। ये आपसे एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1841 ईस्वी से 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली तथा नेपल्स के विद्रोहों को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु पूर्ण सफलता नहीं मिली। ध्यान रखिएगा, मेजनी को इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली, ठीक है। तो ये हो गया इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। अब चलिए देखते हैं आगे हेडिंग क्या लिखी हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आगे आपकी यहाँ पे हेडिंग लिखी है कि इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान, ठीक है। किसका योगदान? कावूर का योगदान। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कावूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु वह कट्टर देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परले के द्वारा यह विचार दिया गया कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया था। कावूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की तथा 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्लोम्बियर्स का समझौता किया। तो ये हो गया इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट में यहाँ पे हेडिंग लिखी है कि इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी का योगदान, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी का क्या योगदान था, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी का योगदान। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि गैरीबॉल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहाँ पे लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है कि गैरीबॉल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता है। इटली के एकीकरण के लिए गैरीबॉल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गैरीबॉल्डी ने सिसिली के विद्रोह का फायदा उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। किसने योजना तैयार की? गैरीबॉल्डी ने तैयार की, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी समय कावूर ने गैरीबॉल्डी पर संदेह करके पोप के राज्य अब्रिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने साथ मिला लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि गैरीबॉल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कि गैरीबॉल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को दे दिए। गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों की सेना बनाई गई। किसके नेतृत्व में? यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों की सेना बनाई गई। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैरीबॉल्डी के प्रयासों से
1861 ईस्वी में रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली राज्य की घोषणा की तथा इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। किसको किया गया? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है तथा इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इस तरह इन देशभक्तों ने अपने प्रयासों से इटली को एक एकीकृत राज्य के रूप में स्थापित किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे इतना लिखना ही होगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी तीनों के योगदान का वर्णन हमें यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले मेजनी, फिर काबूर और गैरीबाल्डी, या फिर अथवा करके यहाँ पे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो यही आपका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान ये बताया, फिर उसके बाद इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान ये मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे हो जाएगा इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। तो ध्यान रखिएगा ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे पूछ लिया जाएगा जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, तो आपसे पूछ लिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आपको यही इतना पूरा लिखना होगा, यानी इटली के एकीकरण में जो मेजनी का योगदान ये वाली हेडिंग इतना आपको लिखना होगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ऐसे आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या योगदान था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां से आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, चाहे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएं, चाहे आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएं। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। अब चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। क्या लिखा है कि प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। ठीक है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मनी के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। तो चलिए देखते हैं आखिर वो घटनाएं क्या थी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रशा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया
पूरी हुई। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। जो सेकंड पॉइंट आपका लिखा है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। क्या लिखा है कि जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन था कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका था, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये आपका आखिरी प्रश्न है और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट तो आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। यानी आज की इस वीडियो में आपका सोशल साइंस का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे दिया है कि अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के नेतृत्व में क्रांति 1848 ईस्वी में आरंभ हो गई थी। उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 2014 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि 1848 ईस्वी में अनेक यूरोपीय देशों में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के नेतृत्व में क्रांति आरंभ हो गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिए हैं उदाहरण। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी यहाँ पे दी है कि ब्रसल्स में विद्रोह। क्या लिखा हुआ है? ब्रसल्स में विद्रोह। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि फ्रांस में हुए विद्रोह ने ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। क्या लिखा है कि फ्रांस में हुए विद्रोह ने ब्रसल्स में भी विद्रोह भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि फ्रांस में विद्रोह, ये हेडिंग है आपकी, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है, हाईलाइटेड करके यहाँ पे लिखा गया है, ये आपकी हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस में विद्रोह। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि फ्रांस में पहला विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। नेपोलियन के बाद जब बूर्बो राजा, जिन्हें रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के समय सत्ता बहाली किया गया था, उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने भगा दिया तथा इसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। कौन था? जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे दिया है यूनानी स्वतंत्रता। क्या दिया है? यूनानी स्वतंत्रता। ये आपकी हेडिंग होगी यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि यूनान 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। ठीक है, क्या लिखा है कि यूनान 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। यूरोप में हो रहे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति ने यूनानियों को भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यानी 1821 में करने पर विवश कर दिया। इस संघर्ष में निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है यूनानी स्वतंत्रता में। ठीक है, और इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का पूरा हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बाद में याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 था सोशल साइंस में हिस्ट्री का, ये कंप्लीटली आप लोगों का फिनिश हो गया है। तो देखिए पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए थे। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए थे। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी लघुत्तरीय प्रश्न करवाए थे और पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को कल 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवाए थे और आज भी मैंने आपको यहाँ पे 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करवा दिए और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट टर्म पे मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।